Yeah, thank you, and I thank you so much. Thank you for the map, by the way. Thank you, Mr. President. Thank you very much, for hosting us. Mr. Thank President. And thank you very much for your efforts. Thank you, and thanks to our partners. Them, thank you very much for. Thank you very much for being here. शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, शुक्रिया आपकी तवज्जो के लिए, शुक्रिया आपकी कोशिशों के लिए, कत्ल गारत रोकने की आपकी निजी कोशिशों के लिए शुक्रिया, आपकी बीवी का भी शुक्रिया, शुक्रिया हमारे तमाम पार्टनर्स का, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के तमाम लीडर्स का भी शुक्रिया और आपके दावतनामे का भी शुक्रिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुरुआती 1 मिनट में ही कुल 8 बार शुक्रिया कहा और फरवरी 2025 का कर्ज उतार दिया। सारी लड़ाई इसी बात की थी। फरवरी 2025 में उनसे पूछा गया कि क्या तुमने एक बार भी शुक्रिया कहा, लेकिन इस बार ऐसा कोई सवाल नहीं था, शायद इसलिए कि इस बार शुक्राने का भी इंतज़ाम था। तय हुआ है कि यूक्रेन $90 बिलियन यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदेगा और अमेरिका उसे यूरोप के साथ मिलकर सिक्योरिटी गारंटी देगा, यानी भविष्य में रूस के हमले से यूक्रेन को बचाया जाएगा। लेकिन ये गारंटी कैसे मिलेगी, जंग की फ्रंटलाइन पर कैसी दिखेगी और क्या अमेरिका अपने सैनिक भी यूक्रेन भेजेगा या फिर ये जिम्मा अकेले यूरोप को उठाना होगा? आज के शो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। बात ओवल ऑफिस की नई आबो हवा और ज़ेलेंस्की के नए पहनावे की भी होगी और बात पुतिन की भी होगी। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। कूटनीति जो होती है वो कुछ भी करा सकती है। इस जंग की शुरुआत 3.5 बरस पहले हुई थी, तब से लेकर अब तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पोशाक भी एक बयान थी। वो सूट बूट में कभी दिखते नहीं थे, जहां भी जाते लगभग एक साल लिबास, ऑलिव ग्रीन या काला शर्ट, स्वेटर, उसी रंग की पैंट और फौजी जूते। ये बयान था कि वो जंग के वक्त के राष्ट्रपति हैं और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। 2022 में वो इसी दफ्तर में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और अमेरिकी संसद को संबोधित किया। तब भी उन्होंने ऑलिव ग्रीन कपड़े पहने थे। व्हाइट हाउस ने फरवरी 2025 में ट्रंप ज़ेलेंस्की फर्स्ट डे फर्स्ट शो से पहले बाकायदा पूछताछ की थी कि क्या ज़ेलेंस्की सूट पहनने वाले हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने ही ढंग पर चले। उनका रवैया ट्रंप, उनकी टीम और अमेरिका के एक पत्रकार को कतई रास नहीं आया। उस पत्रकार ने उन पर व्हाइट हाउस की बेअदबी का आरोप लगाया। पूरी दुनिया ने देखा कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। उसके बाद दुनिया ट्रंपोनॉमिक्स में व्यस्त हो गई और पश्चिमी दुनिया के नेता एक खास विषय की पढ़ाई करने लगे, जिसका नाम है ट्रंपोलॉजी। एक एक करके यूरोप के लीडर से सबक लिया कि ट्रंप के माई वे या हाईवे वाले तरीकों को कैसे निपटना है उनसे। और 18 अगस्त को इस पूरी क्लास का इम्तिहान था। सब के सब व्हाइट हाउस पहुंचे और इम्तिहान में अव्वल कौन आया? प्रथम दृष्टया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इस बार उनकी पोशाक पहले से ज़्यादा फॉर्मल थी, काली जैकेट पहनी थी, हालांकि टाई इस बार भी नहीं थी, यानी फॉर्मल और कॉम्बैट ड्रेस के बीच का कुछ। रॉयटर्स ने लिखा है कि इस ड्रेस को कॉम्बैट फॉर्मल कहा जा सकता है। ट्रंप ने उन्हें ऊपर नीचे देखा और हंसकर बोले, यकीन नहीं होता, मुझे बहुत पसंद आया, देखो ज़रा खुद को। ज़ेलेंस्की की बातों में भी इस बार हंसी मजाक का छिड़काव था। कमरे में वहाँ वही पुराने रिपोर्टर भी थे। उन्होंने भी कहा कि आज तो आप गजब लग रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मौका पकड़ा, मुस्कुराकर जवाब दिया, देखो तुम तो उसी सूट में हो, मैं बदल गया, तुम अब भी वहीं के वहीं हो। कमरे में ठहाके गूंज उठे। President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks Isn't good. that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's in. I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. Maybe yours is much better. लेकिन क्या ज़ेलेंस्की की पोशाक इस बात की निशानी थी कि वो अब कुछ रियायतें देने को तैयार हैं? क्या वाकई कहानी की दिशा बदल रही है? ये समझने के लिए जानते हैं कि ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग और उसके बाद यूरोपियन लीडर से मीटिंग में क्या क्या हुआ। एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर यूरोप के लीडर्स की है। इस मीटिंग को बखूबी डिस्क्राइब करती है। इस तस्वीर में आप यूरोप की बेबसी देख सकते हैं। नज़ारा कुछ ऐसा मानो ट्रंप ने अपने प्रशासन के कुछ कर्मचारियों से बात
करना चुना हो, मतलब लीडर्स ऐसे बैठे हुए हैं और सबके सब उनके आगे गुहार लेकर आए हों। दीवार पर यूक्रेन का एक नक्शा टंगा है, उस पर लाल रंग में वो हिस्से हैं जिन पर रूस का कब्जा है। बाद में जेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि उनकी और ट्रंप के बीच उस नक्शे को लेकर लंबी बहस हुई। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने नक्शे पर दिखाए परसेंटेज को लेकर तर्क दिया क्योंकि मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन बाद में मामला सुलझ गया। कुल जमा बात यह कि एकजुटता जितनी थी नहीं उतनी दिखाई जा रही थी। महज 3 दिन पहले ट्रंप ने अलास्का में व्लादिमीर पुतिन का लाल कालीन बिछा के स्वागत किया था। इसके बावजूद यूरोप के लीडर्स की कोशिश यही थी कि पश्चिम एकजुट दिखे, इसलिए बातचीत का जोर मतभेदों पर नहीं बल्कि साझा जमीन पे रहा। हाँ, थोड़े मतभेद फिर भी उभरे। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा सीज फायर का था। ट्रंप लंबे समय से यूक्रेन में सीज फायर की बात करते रहे थे, लेकिन अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि समाधान सीज फायर में नहीं बल्कि परमानेंट सोल्यूशन में है। इसे यूक्रेन के लिए कूटनीतिक झटका माना गया क्योंकि पुतिन तात्कालिक सीज फायर के पक्ष में नहीं थे, वो सीधे शांति समझौते की ओर बढ़ने की बात करते थे। रूस की सेना दिन ब दिन फ्रंट लाइन पे बढ़त बना रही है, इसलिए समझा जा सकता है कि पुतिन सीज फायर के बगैर सीधे शांति समझौता क्यों चाहते हैं। अब ट्रंप को भी पुतिन का दिखाया रास्ता रास आने लगा है। यही बात उन्होंने जेलेंस्की के सामने रखी और कहा कि सीज फायर से एक पक्ष को फायदा हो सकता है, यूक्रेनी सेना फिर से एकजुट हो सकती है। ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि फिलहाल आपको लड़ना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको सीज फायर की जरूरत है। इस साल मैंने जो 6 समझौते कराए वो सब जंग के दौरान ही हुए। मैंने किसी में भी सीज फायर नहीं करवाया। हो सकता है सीज फायर अच्छा हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह भी समझ आता है कि क्यों कोई देश इसे नहीं चाहेगा, क्योंकि सीज फायर के बाद दूसरा पक्ष दोबारा लड़ाई की तैयारियां करने लगता है, तो शायद दूसरा देश ये नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप उन 6 समझौतों को देखें जिन पर हमने शांति स्थापित की, ये लंबे समय से चल रही लड़ाइयाँ थी, लेकिन उनमें मैंने कोई सीज फायर नहीं करवाया। क्या मैं सीज फायर चाहूँगा? हाँ, मुझे ये कंसेप्ट पसंद है क्योंकि इससे तुरंत लोगों की जान बचाई जा सकती है बजाय 1 या 2 हफ्ते बाद की। लेकिन हम जंग के बीच एक मजबूत समझौते पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी लड़ना होगा। ट्रंप ने यह बयान जेलेंस्की के साथ हुई मीटिंग में दिया था। इसके बाद यूरोप के लीडर्स के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने कहा कि रूस से आगे की किसी भी बातचीत से पहले एक सीज फायर लागू किया जाना चाहिए। सच कहूं तो हम सब चाहेंगे कि अगली बैठक में कम से कम सीज फायर हो जाए। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अगली बातचीत बिना सीज फायर के हो, इसलिए हमें इस दिशा में काम करना होगा और रूस पर दबाव डालने की कोशिश करनी होगी। जो मेहनत हम आज कर रहे हैं उनकी गंभीरता और विश्वसनीयता इसी बात पर निर्भर करेगी कि जब अगले चरण में असली बातचीत शुरू हो तो शुरुआत कम से कम एक सीज फायर से हो। ट्रंप ने इसके जवाब में अपना पीस मेकर वाला राग अलापा। कहा, मैं कई जंगें बिना सीज फायर कराए ही रुकवा चुका हूं। मर्ज की बात वहीं टल गई। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी एक बयान दिया जो ट्रंप के रुख से बिल्कुल अलग था। उन्होंने संदेश जताया कि मुझे यकीन नहीं कि पुतिन सचमुच अमन चाहते हैं, जबकि ट्रंप को तो पुतिन की मंशा पर पूरा यकीन है। मुझे शांति को लेकर रूसी राष्ट्रपति की असल मंशाओं पर शक है। जब तक उन्हें यह भरोसा है कि वो युद्ध के जरिए जीत सकते हैं, वो ऐसा ही करते रहेंगे। उनका असली मकसद है जितना ज़्यादा इलाका कब्जा किया जा सके, यूक्रेन को कमज़ोर किया जा सके और यह तय किया जाए कि यूक्रेन या तो अपने दम पर खड़ा न हो पाए या फिर रूस के दबाव में रहे। ये बात अब लगभग सभी को साफ नज़र आ रही है। लेकिन इन सारे मतभेदों के बाद भी माहौल तल्ख नहीं हुआ और कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। पहला मुद्दा है सिक्योरिटी गारंटी। सबसे बड़ा सवाल यही था, यूक्रेन की सुरक्षा कौन और कैसे करेगा। जेलेंस्की ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगले 7 से 10 दिन में इस गारंटी की सारी डिटेल्स कागजों पे होंगी। सिक्योरिटी गारंटी का फैसला शायद हमारे पार्टनर ही करेंगे। सब कुछ लिखित तौर पर होगा, फॉर्मल होगा। अगले हफ्ते 10 दिन में सब साफ होता जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका से एक डील हुई है जिसमें यूक्रेन 90 अरब डॉलर यानी 75 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैसी मिसाइल रक्षा तकनीक शामिल होगी ताकि रूसी हमलों का असर कम किया जा सके। साथ ही अमेरिका जो है वो यूक्रेन से ड्रोन खरीदेगा। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर यूक्रेन में किसके सैनिक तैनात होंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा ने कहा है कि इस मीटिंग में यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आर्टिकल 5 जैसे इंतजाम पर जरूर बातचीत हो रही है।
मैं यहाँ पर नेटो की सदस्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। यह बात हो रही है यूक्रेन के लिए आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटियों की। और ये सुरक्षा गारंटियाँ किस तरह की होगी, इस पर आगे और बातचीत होगी और डिटेल्स तय होंगी। आर्टिकल 5 नेटो की बुनियाद है, जिसमें लिखा है कि किसी एक सदस्य पर हमला पूरे 32 सदस्य देशों पे हमला माना जाएगा। यूक्रेन के संविधान में नेटो ज्वाइन करना एक रणनीतिक लक्ष्य के तौर पे दर्ज है। यूक्रेन सबसे पहले तो सिक्योरिटी गारंटी नेटो से ही लेना चाहता था। जब उसने ये मंशा ज़मीन पर उतारने की कोशिश की तो रूस ने हमला कर दिया। इस बीच ये साफ हो गया है कि यूक्रेन को फिलहाल नेटो सदस्यता तो नहीं मिल रही है। पुतिन ने साफ कर रखा है कि वो यूक्रेन की नेटो सदस्यता कभी मंजूर नहीं करेंगे। ट्रंप भी पुतिन की बात मानते हैं। उन्होंने 2025 में बार बार ये साफ किया है कि यूक्रेन को नेटो भूल ही जाना चाहिए। ऐसे में रूटा का इशारा था कि नेटो सदस्यता की जगह उसी पैमाने की सुरक्षा गारंटी दी जाए। लेकिन ये ज़मीन पर कैसी दिखेगी गारंटी? ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो अमेरिका को सीधे तौर पर इसमें शामिल होते हुए देखना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि अमेरिका साफ संकेत दे कि वो उन देशों में शामिल होगा जो मदद करेंगे, तालमेल बैठाएंगे और यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी का हिस्सा भी बनेंगे। ये एक बड़ा कदम है आगे बढ़ने के लिए। अभी मैं नहीं कह सकता कि ये पूरी तस्वीर कैसी होगी, सारी डिटेल्स क्या होंगी, मगर अहम बात यह है कि सियासी इच्छा और सियासी फैसले दिख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप का यही रुख रहा है कि अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजेगा, यानी सीधे सीधे रूस से भिड़ने या यूक्रेन में सैनिक तैनात करने का इरादा नहीं है। फिर भी जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सैनिक शामिल हो सकते हैं तो उन्होंने साफ इनकार नहीं किया। कहना था कि यूरोप पहला मोर्चा है लेकिन अमेरिका भी शामिल रहेगा। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की, पूछा ये फोर्स कैसी दिखेगी, क्या अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल होंगे। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। अब तक जो बात है उसमें उसको देख के तो यही लग रहा है कि अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटी का मतलब यही होता है कि वो किसी न किसी तरह वो यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बात तो ये भी हो रही है, स्टीव विटकॉफ पहले भी कह चुके हैं इस मीटिंग के भी पहले, कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है जिसमें ये कहता है कि अगर दुश्मन देश या नेटो के सदस्य के अलावा कोई उन पर हमला करता है तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे, तो वैसा कोई अरेंजमेंट करने की बात हो रही है। एक्चुअली अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स आएंगे कि नहीं, या सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स ही रहेंगे? अगर यूरोपियन ट्रूप्स रहेंगे तो रूस उनको अभी से कहना शुरू कर दिया कि हमें नेटो की ट्रूप्स पसंद नहीं है, तो वो सफल होगा कि नहीं? लेकिन सिक्योरिटी गारंटी जो पिछले मीटिंग में मार्च में ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे थे वो इस बार मिल गई है। तो अगर सीज फायर या शांति भी होती है तो यूक्रेन इस एक तरह से सुनिश्चित होगा कि जो ट्रूप्स या सिक्योरिटी गारंटी है वो उसको सुरक्षा दे पाए। अगला मुद्दा था पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग। सबने इस बात पर हामी भरी कि एक सीधी मुलाकात जरूरी है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने पुतिन को फोन किया है ताकि इस मुलाकात का इंतजाम शुरू किया जा सके। ट्रंप ने उसी दिन यह भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों नेताओं के साथ एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल मीटिंग भी वो करेंगे। हम मीटिंग करने जा रहे हैं। अगर आज सब ठीक रहा तो एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि उस वक्त जंग खत्म करने का एक अच्छा मौका सामने होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी पक्ष इस पर राजी भी हैं? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो इस मुलाकात के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन रूस से किसी भी फॉर्मेट में बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जमीन के मुद्दों पर चर्चा वो खुद पुतिन से करना चाहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक किलोमीटर में हमारे सैनिकों का लहू बिखरा है। मेरे लिए ये बहुत नाजुक लम्हा है। मैं यही चाहता था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने इसे सुना और देखा। हमारे बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन ये उनमें सबसे अहम था। इसलिए जहाँ तक इलाके की बात आती है, ये मामला मेरे और पुतिन के बीच ही डिस्कस होना चाहिए। लेकिन क्या पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलेंगे? इसका जवाब बिल्कुल साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि रूस ने कई बार यूक्रेन के साथ सीनियर लेवल की मुलाकातों को लटकाया भी है और आखिर में मुलाकात से मुकर भी किया है। पुतिन ने अब तक साफ इंकार तो नहीं किया है, मगर उन्होंने बार बार साफ किया है कि वो ज़ेलेंस्की को न तो वैध मानते हैं और न ही अपना समकक्ष।
अब पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बयान जारी किया है कि पुतिन और ट्रंप के बीच इस मसले पे बातचीत हुई है। उनके लफ्ज थे कि बातचीत फ्रैंक और बेहद रचनात्मक रही। कूटनीतिक जुबान में फ्रैंक का मतलब अक्सर यही होता है कि दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत नहीं थे और असहमतियां खुल के जाहिर की गई थी। बयान में इतना जरूर कहा गया कि रूस और अमेरिका इस पर राजी हैं कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए सीनियर नेगोशिएटर्स नियुक्त किए जाएं, लेकिन पुतिन खुद इस मुलाकात में शामिल होंगे या नहीं इसका जिक्र नहीं था। सवाल तो यह भी है कि अगर ये बैठक हो भी जाए तो क्या वाकई इससे अमन की राह आगे बढ़ेगी? इसका जवाब भी अभी भी धुंधला है, क्योंकि दोनों पक्षों के कंसर्न्स बिल्कुल अलग हैं। हमने जानकारों से इस पर भी बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात तो होगी, ये निश्चित है, और इसका अंदेशा हो चुका था उसके पहले भी, क्योंकि जब ये मीटिंग हुई थी जेलेंस्की की प्रपोज ट्रंप के साथ, जब यूरोपियन लीडर्स की बात नहीं हुई थी, तब जेलेंस्की से मिलने की बात ट्रंप पुतिन से कर चुके थे। यानी कहीं ना कहीं वो एक ट्राइलैटरल फॉर्मेट की भी बात की थी उन्होंने, और जिसका जिक्र स्टीव विटकॉफ या मार्को रूबियो के फॉक्स या CNN पर जो इंटरव्यू है उससे भी रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने उसका जिक्र किया था। तो जो पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग होगी वो सचमुच निर्णायक होगी। लेकिन देखना यह होगा कि पुतिन यूरोपियन लीडर्स को वहां अलाउ करते हैं कि नहीं, या जो तनातनी अब तक रही है, कम से कम वर्बल तो रही है पुतिन और जेलेंस्की की, वो वहां भी दिखेगी कि नहीं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिन शर्तों पर जैसी बात हुई है पुतिन की और ट्रंप की, उसको देख के यही लग रहा है कि अगली मीटिंग जो भी होगी उसमें एक रूट प्लान बनेगा, एक टाइमलाइन बनेगी, किस तरह इस युद्ध को रोका जाए, सीज फायर किया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थमा जाए। इस खबर के अपडेट्स हम लेकर आप तक आते रहेंगे। इसको यहीं रोकते हैं, यानी बड़ी खबर यहीं तक वाली लाइन बोलते हैं। अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। क्या कहा, 3 खास बातें जानते हैं। पहली बात, भारत चीन को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी या विरोधी नहीं बल्कि पार्टनर होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को 75 साल हो गए हैं। इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों देशों को सबक लेना चाहिए। तीसरी बात, चीन भारत के साथ मिलकर शांत, सुरक्षित और खुशहाल माहौल बनाना चाहता है। विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने सीमा विवाद के अलावा भारत की 3 बड़ी चिंताओं पर भी बात की। रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स और टनलिंग बोरिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के एक्सपोर्ट पर लगा प्रतिबंध। खबरें आ रही हैं कि चीन ने यह प्रतिबंध हटा लिया है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी का आज का एपिसोड देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जयशंकर के बाद चीनी विदेश मंत्री ने 19 अगस्त को मुलाकात की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। डोभाल ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में उनकी चीन यात्रा के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है और सीमा पे शांति बनी हुई है। इसी मीटिंग में डोभाल ने 31 अगस्त को पीएम मोदी के चीन दौरे की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन शहर में होंगे। ये 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद पीएम मोदी का पहला चीन दौरा होगा। इससे पहले वो 2018 में चीन गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये ओवरऑल 6वां चीन का दौरा होगा, जो किसी भी भारतीय पीएम का सबसे ज्यादा बार का ये इस देश का दौरा है। अगली सुर्खी पर बात करें उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भीषण बाढ़ झेल रहा है। पाकिस्तान के उत्तर की घनी पहाड़ियों के बीच मौजूद खैबर पख्तूनख्वा में जून से शुरू हुए मानसून की बारिश के बाद से ही हालात ख़राब हैं। लगातार बारिश हो रही है, तमाम घर दुकानें तबाह हो चुके हैं। लगातार अलग अलग जगहों पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इसके अलावा बादल फटने की वजह से बुनेर नाम के शहर में 1 घंटे के अंदर 4 इंच बारिश हो गई। अरब न्यूज़ ने बताया कि जून में मानसून आने के बाद से पूरे पाकिस्तान में अब तक 670 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 341 लोग खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, जिनकी मौत पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुई। इसके अलावा बुनेर शहर में आई बाढ़ के बाद से अब तक 150 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। पाकिस्तान के स्थानीय लोगों से सुनते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो लोगों ने बोला यहाँ एक इस घर में भी लोग हैं। जब हम लोगों ने देखा उधर हाथ
मतलब फिर आया तो एक औरत का हाथ नज़र आया, तो फिर हम लोग मैंने बोला और साथियों के आ जाओ यहाँ लोग हैं। जब हम लोगों ने देखा तो नीचे उसका एक बच्चा था। फिर खुदाई किया तो चिकड़ में फंस गया था। तकरीबन 1.5 घंटा बाद हम लोगों ने निकाल दिया वहाँ से। तो उस घर में 4 बच्चे, एक औरत थी। पहले ये इस साइड से ऊपर से पानी आया था, इस साइड से तकरीबन ये सारे घर इस तरह ले गया था। तकरीबन 8 मिनट के बाद फिर इस साइड से भी पानी आ गया सारा। तो पहले ये घर ऊपर था, तकरीबन 3 कमरे थे ऊपर वाले साइड से, वो लेके आए। इधर साथ एक और घर था, फिर ये घर था, इधर 2 मंजिला मकान था, वो हो गया। इधर आगे भी 2 मंजिला मकान था, ये भी गिर गया था। ये भी एक साइड भी मकान था, इस दरमियान में थोड़ा सा बच गया था। नीचे उस साइड से भी एक मकान था, वो भी पूरा ले गया है। इधर नीचे 2 मकान थे, वो भी सारे ले गए। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने 19 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के 2 कंसाइनमेंट भिजवाए। इसमें टेंट, चादरें, जनरेटर और पानी निकालने के लिए पंप, इसके अलावा राशन और दवाइयां भी शामिल थीं। NDMA ने कहा कि ये आर्म फोर्सेस और कई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है, NDMA कर रहा है। इसके अलावा NDMA सभी मानवीय सहायता देने वाले इंस्टीट्यूशंस के भी कांटेक्ट में है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।